अधिवेशनामध्ये निलंबित झालेल्या 5 आमदारांचं निलंबन पाठीमागे घेतलं गेलेलं आहे। तर शिवसेनेच्या आणि मनसेच्या प्रत्येकी दिवाकर रावते आणि प्रवीण दरेकर यांच्यावर निलंबनाची कारवाई झालेली आहे। सातत्यानं का होत आहेत महाराष्ट्रामध्ये अशा पद्धतीनं आमदारांचं निलंबन? आमदारांना अजून विशेषाधिकार किंवा संसदीय विशेषाधिकार त्यांना कळालेच नाहीत का? या सगळ्या अनुषंगानं आपण आज चर्चा करणार आहोत संविधान विशेषज्ञ डॉक्टर सुभाष कश्यप यांच्यासोबत। डॉक्टर सुभाष कश्यप सर आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय पातळीवर सुव्याख्याते आहेत, त्याचबरोबर लोकसभेचे पूर्व महासचिव म्हणून त्यांनी कामकाज पाहिलेलं आहे। डॉक्टर सुभाष कश्यप सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जय महाराष्ट्र में। आप संविधान के एक भारत में सबसे सुविख्यात विशेषज्ञ माने जाते हो, चलती बोलती संविधान के रूप में आपको देखा जाता है। हाल ही में महाराष्ट्र में भी आपने विधायकों को संबोधित कर दिया। पिछले कुछ दिनों का अगर महाराष्ट्र का विधिमंडल का अगर जायजा लिया जाए तो बार बार विधानसभा सदस्यों का निलंबन होता है। सांसदों को या फिर जो विधायक है उनको ये संसदीय विशेषाधिकार जो दिए गए हैं उनका एक मीनिंग भी उनको अब तक नहीं समझा, ऐसा हम कह सकते हैं। आपकी क्या राय है? जो सांसदों को और विधायकों को विशेषाधिकार दिए गए हैं वो सचमुच में उनके लिए नहीं है। वो जनता ने अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सेवा के लिए अपने प्रतिनिधियों को विशेषाधिकार दिए हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो अपने को जनता से ऊपर समझने लगें। जनता से ऊपर नहीं है और जो देश का कानून है वो उन पर उतना ही लागू होता है जितना किसी और नागरिक पर। हाल ही में आप महाराष्ट्र गए थे, महाराष्ट्र के विधायकों को आप संबोधित किया। जी, वहाँ भी संसदीय विशेषाधिकार विषय पर ही बातचीत हुई और वहाँ भी मैंने ये स्पष्ट करने का प्रयास किया कि जो विधायकों के अधिकार हैं, विशेषाधिकार हैं, वो जनता की सेवा के लिए हैं। वो इसलिए नहीं हैं कि जनता के या समाचार तंत्र के, मीडिया के विरुद्ध इस्तेमाल किए जाएं। ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए जिसमें विधायक एक तरफ हैं और जनता या मीडिया दूसरी तरफ है, क्योंकि वो तो जनता की सेवा के लिए ही जब वो लगे हुए हैं तो उस काम के लिए उसमें कोई बाधा न डाले, इसके लिए विशेषाधिकार दिए गए हैं। सबसे प्रमुख विशेषाधिकार जो विधायकों का है वो ये है कि उन्हें अपने काम करने की, और काम क्या है, जनता का प्रतिनिधित्व करना संसद में या विधानमंडल में, तो उस काम करने में अगर कोई बाधा डालता है, कोई भी चीज़ या कोई भी व्यक्ति अगर उस काम करने में बाधा डालता है तो वो विशेषाधिकार का हनन करता है। अगर कोई विधायक या सांसद किसी गैर कानूनी काम में लगा हुआ है या किसी गैर कानूनी असेंबली का पार्ट है तो उस पर वही कानून लागू होगा जो किसी और नागरिक पर होगा। वहाँ पर उसे कोई विशेषाधिकार नहीं है। अगर वो एक बंद में लगा हुआ है, एक जुलूस में जा रहा है, 144 का उल्लंघन कर रहा है, तो वहाँ पर उस पर वही कानून लागू होना चाहिए जो किसी आम नागरिक पर होगा। लेकिन अगर वो संसद में, विधानमंडल में बोल रहा है तो वहाँ अगर कोई बाधा डालता है तो कोई भी हो तो वो उसका विशेषाधिकार का हनन है। अगर उसे कोई विधानमंडल में जाने से रोकता है, वो जा रहा है, घर से निकला और किसी ने उसको रोक दिया, तो वो भयंकर व्यवधान है उसके कार्य में और विशेषाधिकार का हनन है। सर ये बताइए कि महाराष्ट्र में ही बार बार इस तरह से विधायकों को सस्पेंड किया जाता है। महाराष्ट्र के विधायकों से आपने बातचीत की, आप जब मुंबई में गए थे, कुछ महाराष्ट्र के विधायक ऐसा लगता है कि वो कुछ अपने आप को कुछ असामान्य मानते हैं, कुछ उनको ऐसा लगता है कि संविधान ने जो अनुच्छेद 105 के तहत उनको जो संविधान ने जो उनको विशेषाधिकार दे, कुछ अलग ही विशेषाधिकार है, उनको पता ही नहीं है। इस तरह से आपको कुछ लगा? नहीं, मुझको ऐसा कुछ नहीं लगा, क्योंकि दुर्भाग्यवश अधिक बातचीत नहीं हो पाई
समय का अभाव था, ये कई बोलने वाले थे, तो सवाल जवाब ज़्यादा नहीं हो पाए और ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हो पाया उनसे। तो मैं ये नहीं कह सकता, और मैं समझता हूँ जो विधायक हैं वो सभी सम्मान्य हैं, सभी, ऐसा नहीं है कि वो जानते नहीं हैं, जानते हैं। कई बार राजनीतिक व्यवस्थाएं होती हैं, कई बार जो निर्वाचक मंडल है उनका कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो कॉन्स्टिट्यूंट्स उनसे कुछ उम्मीद करते हैं। अब वो विधायक अगर, और कुछ उसके लिए मीडिया भी जिम्मेदार है। जो विधायक सदन में जाकर शोर मचाता है, अपनी कमीज फाड़ देता है, जोर जोर से चिल्लाता है, वेल में आ जाता है, सदन को चलने नहीं देता, उसका अगले दिन मीडिया में फ्रंट पेज पे अखबारों में खबर होती है और टेलीविजन चैनलों में भी देखा जाता है। और जो विधायक 3 दिन तक मेहनत करके अपनी बहुत अच्छी स्पीच बनाकर वहाँ बोलता है, उसका कोई जिक्र नहीं होता, कोई 4 लाइन अखबार में नहीं मिलती कि उसने क्या बोला, अच्छा बोला। तो उस तरह से मीडिया भी जिम्मेदार है। कॉन्स्टिट्यूंट्स भी जब देखते हैं, उसका अखबार में खबर आती है, टीवी पे आता है, तो वो कहते हैं हमारे लिए लड़ा, ये आदमी हमारे लिए बोल रहा है, हमारे लिए लड़ रहा है। और जो बड़े संवैधानिक शांतिपूर्ण ढंग से बहुत सभ्यता और सौम्यता के साथ अपना भाषण देता है, उसका कोई जिक्र कहीं होता नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, जो हमारे निर्वाचक हैं, मतदाता हैं, उन्हें भी अधिक जागरूक और शिक्षित करने की आवश्यकता है, जो काम नहीं हो रहा है। यानी आने वाले दिनों में मीडिया को, निर्वाचकों को, या फिर जो सांसद है, विधायक है, इन सारे लोगों की ही जिम्मेदारी बनती है कि अब अपनी मानसिकता बदली जाए। बिल्कुल बिल्कुल, सभी की जिम्मेदारी है। जनता को भी अधिक जागरूक होना होगा, शिक्षित होना होगा, ये समझना होगा कि जो सांसद विधायक शोर मचाते हैं, सदन को चलने नहीं देते हैं, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्या वैसा करने से उनके निर्वाचक नाराज होते हैं या खुश होते हैं, वो सब चीज़ देखनी होगी। केवल विधायकों को दोष देना, मैं समझता हूँ, उचित नहीं होगा। सर, आप लोकसभा के पूर्व महासचिव रहे हैं, आपको काफी लंबा अनुभव है। आपने पहले लोकसभा में काम करते वक्त देखा होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसे, बैरिस्टर नाथपई जैसे कुछ सम्मानीय जो सदस्य थे, काफी अभ्यासपूर्ण चर्चाएं सदन में होती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। आपको ऐसा लगता है? मेरा बहुत लंबा अनुभव तो नहीं है, लेकिन पहली लोकसभा जवाहरलाल नेहरू और मावलंकर के समय से मैं लोकसभा से संबद्ध रहा। लगभग 40 साल तक अधिक घनिष्ठ मेरा संबंध रहा। तो परिवर्तन तो होता रहता है और बहुत कुछ बदल गया है। पहली लोकसभा में जो स्थिति थी वो दूसरी में नहीं थी, तीसरी में नहीं थी। आते आते 14वीं 15वीं में क्या स्थिति है वो हम सब जानते हैं। बहुत सारे बदलाव हुए हैं, हमारा समाज बदला है, देश बदला है, परिस्थितियां बदली हैं, समस्याएं बदली हैं। तो उसके साथ साथ सांसदों का आचरण भी बदला है, उनका चरित्र भी बदला है, उनका चेहरा भी बदला है। और जब समाज बदलेगा तो समाज के प्रतिनिधि ही जाते हैं विधायिका में, तो वो भी स्वाभाविक है कि वो भी बदलेंगे। लेकिन पहले कोई भी बिल अगर आता था संसद में या राज्यों की विधानसभाओं में, तो उसके ऊपर काफी बहस होती थी, काफी अभ्यासपूर्ण चर्चाएं होती थी। आजकल ऐसा दिखाई नहीं रहा। फूड सिक्योरिटी का भी अगर हम एग्जांपल लेते हैं, तो हाल ही में 5 जुलाई को उसका ऑर्डिनेंस निकाला गया। चर्चा क्यों नहीं हो रही है? देखिए, बहुत विशद विषय है, बहुत से कारण हैं। एक तो ये कि किस प्रकार के सदस्य वहाँ पहुँच रहे हैं। पहली, दूसरी, तीसरी लोकसभा में जो सबसे बड़ा प्रोफेशनल ग्रुप, जो व्यावसायिक समूह जो था, वो एडवोकेट्स, अटॉर्नीज, लॉयर्स का था। वकील लोग सबसे ज्यादा थे। अब सबसे ज्यादा ग्रुप जो है वो उन लोगों का है जो अपना पेशा वो करते हैं या नहीं करते, लेकिन अपना पेशा कृषि बताते हैं। सबसे बड़ा ग्रुप उनका है।
उसके बाद ग्रुप है जो अपने को राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता बताते हैं। तो लॉयर्स का ग्रुप अब बहुत पीछे चला गया। तो जब लॉयर्स बहुत ज़्यादा होंगे तो बहस मुबाहसे का जो स्टैंडर्ड है वो स्वाभाविक है कि ज़्यादा ऊंचा होगा। मुझे याद है कि 2 घंटे तक बहस हो रही है एक शब्द के ऊपर कि प्रोवोक होना चाहिए या इंसाइट होना चाहिए इस लॉ में। तो जो आप कह रहे हो बड़ी गहरी बहस होती थी, एक एक शब्द के ऊपर बहस होती थी और कह सकते हैं बहुत हेयर स्प्लिटिंग भी होता था। लेकिन लगता था कि बड़े ज्ञानी लोग, बड़े विधिवेत्ता लोग बहस कर रहे हैं। वो स्थिति अब नहीं है। तो जो सांसद हैं, विधायक हैं, वो बदल गए, उनकी पृष्ठभूमि बदल गई। ऐसा नहीं है कि पहले विधायक बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, अब कम पढ़े लिखे हैं। अगर आप क्वालिफिकेशंस के हिसाब से देखें तो पिछली 2-3 लोकसभा सबसे अधिक शिक्षित लोकसभा हैं। पहली लोकसभा में लगभग 10% लोग नॉन मैट्रिकुलेट थे, इलिटरेट कहिए या नॉन मैट्रिकुलेट कहिए, 10% करीब नॉन मैट्रिकुलेट थे। अब पॉइंट समथिंग नॉन मैट्रिकुलेट हैं। तो शिक्षा का स्तर उस तरह से देखें तो बढ़ा है, ग्रेजुएट्स की संख्या बहुत बढ़ी है। लेकिन बहस का स्तर अगर आप उस हिसाब से देखें तो बहस का स्तर गिरा है, तुलना करें तो गिरा है। बहस का स्तर गिरा है। लेकिन फिर ये देखना होगा कि क्या संसद का काम केवल बहस करना है? संसद देश की सर्वोच्च प्रतिनिधिक संस्था है। उसका सबसे पहला काम है समाज का, देश का प्रतिनिधित्व करना। उसमें ये जरूरी नहीं है कि बहुत बढ़िया डिबेटर्स और बहुत बहुत बढ़िया वक्ता लोग ही उसमें जाएं। वहाँ कोई वक्तृता का कंपटीशन नहीं होना चाहिए। अगर अच्छे वक्ता हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन केवल इसलिए कि बहुत अच्छे वक्ता नहीं हैं इसलिए स्तर गिर गया, ये कहना भी उचित नहीं होगा। और अभी भी अच्छे वक्ता भी हैं, ऐसी बात नहीं है। सर, दूसरी बात कि बिना चर्चा के बिल पारित करना, हाल ही में हम देखते हैं कि जब एक विधायक सांसद आते हैं, वेल में बैठते हैं, हंगामा शुरू होता है, शोर होता है, और उसी के बीच जो मंत्री है वो अपने जो बिल है वो पास करवा लेते हैं। तो बिना चर्चा के इस तरह से बिल पास करवाना, ये भी सांसदों के अधिकारों का हनन नहीं है? सांसदों के अधिकारों का भी हनन है और उससे अधिक हनन है संसद के अधिकारों का। अगर जब एक प्रमुख विधेयक पर बातचीत हो रही है, सदन में चर्चा हो रही है, उस समय अगर कोरम भी नहीं है, 12 मेंबर बैठे हैं, 10 मेंबर बैठे हैं, तो किसके साथ अन्याय हो रहा है? संसदीय व्यवस्था के साथ अन्याय हो रहा है, लोकतंत्र के साथ, लोकशाही के साथ अन्याय हो रहा है, और संसद के स्वयं के साथ अन्याय हो रहा है। और अन्याय करने वाले कौन हैं? सांसद हैं। आप ये देखिए कि जो विधि निर्माण का काम है, कानून बनाने का काम, वो प्राय आफ्टरनून्स में होता है, दोपहर बाद होता है। और दोपहर बाद अगर आप सदन में जाके देखिए तो संख्या सबसे कम होती है। और संविधान में दिया हुआ है कि कम से कम कोरम होना चाहिए सदन के चलने के लिए। लेकिन हम लोगों ने एक ऐसी प्रणाली बना ली कि जब तक कोई सवाल न उठाए कोरम का, तब तक कोरम को प्रिज्यूम कर लिया जाएगा। तो कोरम इज प्रिज्यूम्ड टिल क्वेश्चनड। तो उसका नतीजा ये होता है कि सदन में 8-10 लोग बैठे रहते हैं और तब भी कार्रवाई चलती रहती है। और खासतौर से ये विधि निर्माण होता है, महत्वपूर्ण बिलों पर चर्चा होती है, तब संख्या सबसे कम होती है। तो इसमें किसको दोष दिया जाए या किसी को न दिया जाए, लेकिन ये यथार्थ है कि जो विधि निर्माण का काम है उसमें रुचि लगता है बहुत कम हो गई है। उसके बहुत से कारण हो सकते हैं, उसको अलग से उसका विश्लेषण करने की ज़रूरत है। लेकिन ये सच है। और ये भी सच है कि कितने महत्वपूर्ण विधेयक बिना किसी बहस के, बिना चर्चा के पास हो जाते हैं। कई बार मिनटों के अंदर विधेयक पास हो जाते हैं, कई बार बगैर किसी बहस के
वोटिंग होकर पास हो जाते हैं। 2 घंटे के अंदर 20 विधेयक पास हो गए, 25 विधेयक पास हो गए, ऐसा भी हो जाता है। तो ये मैं समझता हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है देश अभी के लिए और लोकतंत्र के लिए। अभी आपने जो वर्ड इस्तेमाल किया कि संसद का ही अपमान है, संसद यानी लोगों का ही प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है, यानी इस तरह से बिना चर्चा के बिल पास करवाना फाइनली जनता का अवमान है, ऐसा आप मानेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। मुझको तो कई बार ये संदेह होता है, और जो मैंने कहा भी पीछे मुंबई में विधायकों से बात करते हुए, कि कई बार लगता है कि संसदीय विशेषाधिकारों का हनन करने वाले सबसे अधिक कोई अगर हैं तो वो सांसद और विधायक हैं, क्योंकि वो ही सदन की कार्यवाही में बाधा डालते हैं। और जैसा मैंने पहले कहा, सबसे बड़ा विशेषाधिकार ये है कि अगर कोई सदन की कार्यवाही में बाधा डालता है तो वो विशेषाधिकार का हनन करता है, और ये बाधा डालने का काम सबसे अधिक सांसद ही कर रहे हैं। तो विशेषाधिकार के हनन के लिए उनको सजा सबसे पहले दी जानी चाहिए। उनको ही जिम्मेदार। हाँ, उनका दायित्व सबसे अधिक है, उनकी जिम्मेदारी सबसे अधिक है। अब वो ऐसा क्यों हो रहा है वो फिर एक अलग प्रश्न है, उसका भी उसका भी विश्लेषण जरूरी है। उनकी व्यवस्थाएं हैं, उनकी अपनी मजबूरी हैं, क्योंकि व्यवस्था मूल प्रश्न है कि व्यवस्था में दोष है। तो व्यवस्था को बदले बगैर, जैसे मैंने एक मिसाल दी कि जो शोर मचाता है, दंगा करता है सदन के अंदर, उसे पब्लिसिटी मिलती है, और जो शांतिपूर्ण भाषण करता है उसको नहीं मिलती। तो ये भी देखना होगा कि ऐसा क्यों होता है। सर, आने वाले दिनों में पिछले कुछ दिनों का अगर जायजा लिया जाए तो कुछ राज्यों में विधानसभा अध्यक्ष की भी निष्पक्षपाती भूमिका पर सवाल खड़े हुए हैं, या लोकसभा अध्यक्ष की निष्पक्षपाती भूमिका पर भी सवाल खड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में किस तरह से देखते हैं विधानसभा अध्यक्ष के पद को और लोकसभा अध्यक्ष के पद को? अध्यक्ष से संसदीय लोकतंत्र में अपेक्षा ये की जाती है कि एक बार वो अध्यक्ष चुने जाने के बाद दलगत राजनीति से अपने को अलग कर लेगा, और जब तक उस पद पर रहेगा तब तक वो निष्पक्ष भाव से काम करेगा, और ऐसा काम करता हुआ दिखाई देगा। और अगर उसकी निष्पक्षता पर सदन में किसी को भी संदेह होता है तो उसका ये दायित्व बनता है कि वो अपने को सिद्ध करे उससे ऊपर। यानी विधानसभा अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष जो है निष्पक्षपाती भूमिका निभाते हैं, इस तरह से जिस तरह से आपने कहा, तो उन्होंने पार्टी के आमतौर पे जो ऑफिशियल प्रोग्राम्स होते हैं उनके प्लेटफॉर्म पे नहीं आना चाहिए। हाँ, ये तो हमारे यहाँ परंपरा है कि पार्टी प्लेटफॉर्म पर अध्यक्ष नहीं जाते। जो भी विधानसभा के या लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं या उच्च सदन के सभापति होते हैं, वो अपनी पार्टी से विदा ले लेते हैं जब तक उस पद पर रहते हैं। लेकिन इस प्रेसिडेंट को, ये जो प्रेसिडेंस है लोकशाही परंपरा का, इसका तो पालन करते हुए कोई नजर नहीं आ रहा। महाराष्ट्र देखा जाए, कर्नाटक देखा जाए, या बाकी सारे राज्यों का भी अगर जायजा ले, या खुद लोकसभा का अध्यक्ष का भी जायजा लिया जाए, तो कई बार उन्होंने पार्टी के प्लेटफॉर्म पर आने का साहस किया। नहीं, लोकसभा में मैं नहीं समझता कि पार्टी प्लेटफॉर्म पर आने का कोई उदाहरण मिलेगा। एक अध्यक्ष जरूर थे जो अपने पार्टी ऑफिस चले गए थे, और कहा यह गया कि वो पार्टी की एग्जीक्यूटिव मीटिंग में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, लेकिन जैसे ये सवाल उठा उन्होंने सफाई दी कि वो कुछ पुराने मित्रों से मिलने गए थे वहाँ इत्तेफाक से। अब वो सही था गलत था, लेकिन उन्हें भी ये स्पष्टीकरण देना पड़ा कि वो पार्टी की मीटिंग में नहीं गए थे, वो किसी अपने पुराने मित्रों से मिलने गए थे। सर, अभी थोड़ी देर पहले आपने समाचार पत्रों की भूमिकाएं और न्यूज चैनल्स की भूमिकाओं के संदर्भ में कुछ टिप्पणी की थी। अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का जब मुद्दा आता है तब कुछ ऐसे भी उदाहरण सामने आए हैं जहां पे, महाराष्ट्र का ही उदाहरण लिया जाए तो वहां पे न्यूज चैनलों के जो संपादक महोदय है या समाचार पत्रों के जो संपादक महोदय है, उनके ऊपर विधानसभा ने विशेषाधिकार का हनन का आरोप लगाया है।
देखिए, हमारे संविधान के अनुसार प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति का, विचारों का और अभिव्यक्ति का स्वातंत्र्य प्राप्त है और मीडिया भी उसमें आता है। फ्रीडम ऑफ द प्रेस भी उसमें कवर होती है। तो जहाँ तक फ्रीडम ऑफ द प्रेस का सवाल है, समाचार तंत्र की स्वतंत्रता का सवाल है, वो अक्षुण्ण रहनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन सब किसी को, चाहे वो नागरिक हो, चाहे वो संस्थाएं हों, चाहे वो प्रेस हो, उनको भी कुछ नियम लागू होते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं है कि कुछ भी बोल सकते हैं। वो संविधान में भी जो स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए, उन पर कुछ अंकुश भी लगे हुए हैं कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस उस पर हैं। अब आप संविधान के विरुद्ध ही अगर बोलने लगें, आप देश हित के विरुद्ध बोलने लगें, देश की सुरक्षा के विरुद्ध बोलने लगें, नैतिकता के विरुद्ध बोलने लगें, तो वो उसकी सहमति नहीं है, संविधान उसकी अनुमति नहीं देता। लेकिन हाल ही में पाया गया था कि जो सांसद है या फिर जो विधायक है, उनके ऊपर भी अगर कुछ टिप्पणी करते तो भी विधायक संसदीय विशेषाधिकार हनन का मामला डाल देते हैं। नहीं, वो मैंने पहले ही निवेदन किया, आपसे शुरू में ही निवेदन किया कि जो सांसदों के, विधायकों के विशेषाधिकार हैं, वो उनके सिर्फ इसलिए उनको जनता ने दी है। जनता ने संविधान बनाया। लोकतंत्र में जो सार्वभौम शक्ति है वो जनता के पास है। उस शक्ति का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले वो संविधान बनाती है। उस संविधान के द्वारा ये विशेषाधिकार जनता ने अपने प्रतिनिधियों को दिए। स्वयं हमने अपने प्रतिनिधियों को ये अधिकार दिए। और किस लिए दिए? कि जब वो हमारा काम करें, संसद के अंदर कानून बनाने का काम है, जनता का प्रतिनिधित्व करने का काम है, जनता की बातें वहां उठाने का काम है, तो उसमें कोई बाधा न डाले। प्रेस भी उसमें बाधक ना हो, कोई और बाहर का आदमी भी उसमें बाधक ना हो। कोई भी अगर उसमें बाधा डालता है तो वो गलत है। उसके अलावा सांसदों के कोई अधिकार नहीं है। और सांसदों के विशेषाधिकार कभी ऐसी स्थिति में नहीं आने चाहिए मेरे विनीत मत में, जब सांसद के विशेषाधिकार के बीच में और आम जनता के विशेषाधिकार के बीच में या प्रेस के अधिकार के बीच में संघर्ष हो। ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अधिकार उनकी सेवा करने के लिए हैं, उनसे लड़ने के लिए नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष के बारे में कुछ अनुचित टिप्पणी करना, ये भी इसके अगर इस तरह से कुछ मामला होता है तो लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष उस विधायक या सांसद को सस्पेंड कर सकता है। अगर कोई टिप्पणी ऐसी है जिसमें अवमानना का सवाल आता है, और अवमानना क्या है उसका तो निर्णय करना होगा। उसका कोई कानून नहीं बनाया जा, स्ट्रक्चर्ड वो नहीं बनाया जा सकता। जिससे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है वो भी डिफाइंड नहीं है। इसी तरह से कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस वो भी डिफाइंड नहीं है। और अगर अवमानना का मामला माना जाता है तो कार्रवाई की जा सकती है। और वो इसीलिए कि समझा जाता है कि अगर आप सदन की अवमानना करते हैं तो आप सदन के कार्य में बाधा डाल रहे हैं। अगर आप सदन की गरिमा पर चोट करते हैं, अगर आप संसद को जनता की नजरों में गिराते हैं, तो आप सदन के सम्मान में पर आघात कर रहे हैं। तो उसे अवमानना संसद मान सकती है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि संसद या विधायिका इतनी महत्वपूर्ण और इतनी गरिमा में, गौरव में सर्वोच्च संस्था है कि उसे बहुत कुछ सहन करने की शक्ति भी होनी चाहिए। और अवमानना का मामला और विशेषाधिकार के हनन का मामला बहुत कम उठना चाहिए। और विशेषाधिकार के मामलों में कहा जाता है, और मैं जब लोकसभा में महासचिव था तो जो प्रिविलेजेस के केसेस आते थे प्रेस के और के, तो बहुत मामलों में हम ये कहते थे द हाउस शुड कंसिडर
its own dignity and ignore it. तो क्योंकि डिग्निटी इतनी ऊंची डिग्निटी है, उसके वो छोटे छोटे मामलों में का नोटिस लेना या उस पर एक्शन लेना उचित नहीं है। तो लेकिन ये निर्णय तो सदन को ही करना होता है, अध्यक्ष को करना होता है, किस मामले का संज्ञान लिया जाए, किसका नहीं लिया जाए। लेकिन ये रेयरली होना चाहिए और ये जनता के हितों के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। प्रेस की स्वतंत्रता के ऊपर आघात नहीं होना चाहिए और प्रेस को भी चाहिए कि वो ऐसा कुछ न करे जिससे गरिमा गिरती हो, क्योंकि उनकी संस्था अपनी मर्यादा संभालनी। हाँ, दोनों को अपनी मर्यादा संभालनी चाहिए और ऐसी स्थितियां जहां तक हो नहीं आनी चाहिए जिसमें दोनों की मर्यादाओं में संघर्ष हो। इसके बाद डॉक्टर कश्यप सर, आप संविधान के सबसे ज्यादा विशेषज्ञ माने जाते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है कि जेल में अगर कोई रहता है तो उसको आम चुनाव लड़ने की इजाजत अब नहीं होगी। आप किस तरह से देखते हैं इस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के दो प्रमुख डिसीजन आए इसमें। एक तो ये है, जो पहले स्थिति थी वो ये थी कि अगर कोई व्यक्ति कन्विक्ट हो जाता है, लोएस्ट कोर्ट से भी अपराधी घोषित हो जाता है, तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता था। लेकिन अगर कोई व्यक्ति चुनाव जीतकर सदस्य बन गया तो वो सदस्य बना रह सकता था अगर कन्विक्ट भी हो जाए तो एक विरोधाभास था कि आप चुनाव तो नहीं लड़ सकते अगर आप कन्विक्टेड हैं, लेकिन अगर आप सदस्य हैं तो आप सदस्य बने रहेंगे। और जो संविधान में प्रावधान था वो ये था कि चुनाव लड़ने के लिए, सदस्यता के लिए, प्रत्याशी बनने के लिए और सदस्य रहने के लिए आप अयोग्य होंगे अगर ऐसा होता है। तो उसका जो निर्वचन हुआ, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बना, उसमें एक सेक्शन था, सेक्शन 84। उस 84 के अंतर्गत ये हुआ कि अगर आप विधायक हैं और तब आप कन्विक्ट हो जाते हैं, चाहे कोई किसी भी चार्ज के लिए कन्विक्ट हो जाए, हाँ, कितना भी गंभीर चार्ज आपके खिलाफ हो, उस पर आप कन्विक्ट हो जाएं और 3 महीने के अंदर आप अपील फाइल कर दें तो आप बने रहेंगे, मेंबर बने रहेंगे। और जैसा अदालतों में होता है, कई बार केस तो अपील फाइल कर दी, अपील की अपील होगी तो आखिर तक पहुंचते पहुंचते 10 साल, 20 साल, 25 साल लग जाते हैं और तब तक तो कई टर्म मेंबरी के खत्म हो जाते हैं। न केवल मेंबर, वो मिनिस्टर भी रहते चले जाते हैं। तो ये एक विडंबना थी। तो ये इसको सुप्रीम कोर्ट ने दूर किया। उन्होंने अब ये कर दिया कि अगर आप सदस्य भी हैं और कन्विक्ट होते हैं तो आपकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो अब वो दोनों नागरिक, जो सदस्य नहीं है और जो सदस्य है, वो कानून के सामने बराबर आ गए। दूसरा जो निर्णय है कि अगर आप जेल में हैं, बंदी हैं, तो आप नहीं लड़ सकते, वो थोड़ा विवादास्पद है। उसके मैं समझता हूँ अधिक गहराई से अध्ययन की, विश्लेषण की आवश्यकता है। जो ऑन द फेस ऑफ इट मुझे लगता है उसमें संभवतः कोर्ट ने पूरा ध्यान सब तथ्यों पर नहीं दिया और संभवतः उस पर पुनर्विचार की जरूरत हो, क्योंकि एक सवाल है इलेक्टर होने का और वोटर होने का। तो एक मतदाता, एक तो आपको मतदान का अधिकार है और एक आपने मत दिया एक्चुअली। तो संभवतः इलेक्टर में और वोटर में जो डिस्टिंक्शन होना चाहिए था वो नहीं किया गया। तो उसमें मैं समझता हूँ कि क्योंकि उस पर जो संविधान आयोग में, आपको मालूम होगा, जो संविधान आयोग बना था, मैं भी था उसमें, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन था। तो संविधान आयोग में हमने जो सुझाव दिया था और भी जो बहुत लोग सुझाव देते रहे हैं बहुत वर्षों से, वो ये है कि एक बार
चार्जशीट होने के बाद किसी ऐसे अपराध के लिए जिसकी सजा 2 साल से ज्यादा है, हीनस क्राइम्स कुछ हैं, उनके लिए अगर कोर्ट आपको चार्ज कर देती है, पुलिस के चार्ज करने से नहीं, एफआईआर से नहीं, लेकिन जब कोर्ट चार्ज कर दे, उसके बाद चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए। आने वाले दिनों में लेकिन जो ये निर्णय आया, इससे लगता है कि चार्ज होने से पहले ही अगर आप अरेस्ट हो गए, पुलिस एफआईआर के बाद ही बहुत सारे मामलों में तो अरेस्ट तो हो जाते हैं, तो अरेस्ट अगर हो गए, कोर्ट ने चार्ज भी नहीं लगाए हैं अभी, तो अभी आप चुनाव नहीं लड़ सकते, तो वो संभवतः हाँ, उस पर पुनरावलोकन की जरूरत है। इसके बाद सर एक सीआईसी ने जो एक फैसला दिया था कि सारी पार्टियां आरटीआई के अंदर आनी चाहिए, इसके ऊपर आप संक्षिप्त में क्या टिप्पणी करना चाहोगे? ये भी फिर एक अलग से विषय है, लेकिन संक्षेप में मैं ये कहना चाहूंगा कि आवश्यकता इस बात की है कि राजनीतिक दल ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी मानने के लिए तैयार हों, और सचमुच में सीआईसी ने जो कहा उसका तो मैं समर्थन करता हूं, वो होना चाहिए, लेकिन ये सब काम कानून के द्वारा होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज के लिए इस समय कोई कानून नहीं है, राजनीतिक दलों के लिए अलग से कोई कानून नहीं है, कंपनीज के लिए है, सोसाइटीज के लिए है, ट्रस्ट के लिए है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कोई नहीं है। उनका इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन होता है और सिंबल्स एलोकेट करने के लिए रिकॉग्निशन होता है, जो सिर्फ चुनाव चिन्ह आवंटित करने के लिए उन्हें मान्यता दी जाती है और उसका कोई महत्व नहीं है। तो एक ऐसा होना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कानून हो, जैसा बहुत से देशों में है, जिसमें प्रावधान हो कि किस प्रकार उनकी इंटरनल आंतरिक लोकशाही होगी दलों के अंदर, किस प्रकार वो अपने अकाउंट्स रखेंगे, अकाउंट्स का ऑडिट कराएंगे, कहाँ से पैसा आता है, कहाँ जाता है, कहाँ खर्च होता है, और जनता को वो ऑडिटेड अकाउंट्स अवेलेबल होंगे। ये सब तो पब्लिक डोमेन में होना चाहिए। राजनीतिक दल का जो पैसा है वो भी पैसा जनता का ही पैसा है, जनता से ही आता है, तो वो कैसे कह सकते हैं कि जनता के प्रति वो अकाउंटेबल नहीं है, या वो ये कहें कि हमने तो इनकम टैक्स को दे दिया अपना अकाउंट, और हम सब जानते हैं इनकम टैक्स को कैसे अकाउंट दिए जाते हैं। और ये भी सब जानते हैं, कम से कम जनता ही समझती है कि चुनावों में करोड़ों करोड़ों रुपए आज खर्च होता है, वो तो सब अकाउंट में नहीं दिखाया जाता, और वो करोड़ों करोड़ों रुपया काला धन होता है, वो अपराध की दुनिया से अधिक तरात में शॉर्ट में जो यस सर, सीआईसी का जो फैसला आया है, रीजनल पार्टी सारी पार्टियां जो है उनको आरटीआई के दायरे में आना चाहिए, किस तरह से आप टिप्पणी करेंगे? मैं सिद्धांत रूप में इससे नितांत सहमत हूँ कि राजनीतिक दलों को कोई संकोच नहीं होना चाहिए जनता के प्रति सब कुछ सूचना स्पष्ट करने में। और लेकिन मूल प्रश्न दूसरा है, वो ये है कि राजनीतिक दलों के लिए हमारे यहाँ अभी तक कोई कानून नहीं है। चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए है, सोसाइटीज़ के लिए है, कंपनीज के लिए है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कोई कानून नहीं है। कानून बनना चाहिए और उस कानून में प्रावधान होना चाहिए उनकी इंटरनल डेमोक्रेसी के बारे में, आंतरिक लोकशाही, और उनके अकाउंट रखने के बारे में, कहाँ से पैसा आया, कितना पैसा आया, कहाँ गया, और वो ऑडिटेड अकाउंट्स जनता को सुलभ होने चाहिए। जनता भी जानती कि काला धन आता है इलेक्शन में। जी, और जनता का अगर परसेप्शन लें तो आज ये स्पष्ट है कि चुनावों में टनों मनों रुपया खर्च होता है, वो कहाँ से आता है, ये स्पष्ट होना हाल चाहिए। ही में बीजेपी के नेता है गोपीनाथ मुंडे, उन्होंने जाहिर सभा में आह्वान दिया था चुनाव आयोग को कि मैंने 8 करोड़ रुपए लोकसभा इलेक्शंस में खर्च किए थे और जो कार्रवाई करनी है कर दीजिए। देखिए, मैं किसी व्यक्ति विशेष पर कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन ये आम तो परसेप्शन है जनता का, और प्राइवेटली सभी सांसद किसी भी पार्टी के हों वो कहते हैं कि आज की तारीख में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए 5 करोड़ और 15 करोड़ के बीच में कम से कम खर्चा होता है। एक सांसद ने तो यहाँ तक कहा कि उसने टिकट लेने के लिए 5 करोड़ रुपया दिया। 5 करोड़ रुपया पार्टी को या पार्टी के नेता को दिया टिकट लेने के लिए। तो अब अगर वो 5 करोड़ टिकट लेने के लिए देगा
और 10 करोड़ चुनाव में खर्च करेगा तो वो 15 करोड़ वापस लेने का भी प्रयास करेगा और अगले चुनाव के लिए भी 15 करोड़ चाहिए और फिर उसकी पार्टी भी उससे अपेक्षा करती है कि जीतने के बाद पार्टी को पैसा दे और पार्टी के नेता पार्टी फंड के अलावा भी अपेक्षा करते हैं कि उनके पास पैसा पहुंचे। तो वो अगर सैकड़ों करोड़ नहीं कमाएगा तो ही इज बीइंग लेस देन ह्यूमन। ये तो स्वाभाविक है कि इस प्रकार भ्रष्टाचार कभी नहीं रुकेगा। तो जब तक आप निर्वाचन व्यवस्था में आवश्यक सुधार नहीं करेंगे तब तक भ्रष्टाचार का भी निदान नहीं होगा। तब तक लोकसभा और विधानसभाओं में ऐसे लोग नहीं पहुंचेंगे जो वैसा आचरण करें जिसकी आप अपेक्षा करते हैं। हम सब उनके आचरण के लिए उनकी आलोचना करते हैं, लेकिन सही लोग तभी पहुंचेंगे जब आपकी निर्वाचन व्यवस्था ठीक होगी। सर, जाते जाते जिस शब्द के ऊपर इतना विवाद शुरू है, उस सेक्युलर शब्द के बारे में आपको पूछना चाहूंगा कि संविधान की परिभाषा में सेक्युलर शब्द का क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है? देखिए, संविधान जैसा संविधान सभा से बनकर आया था उसमें प्रियम्बल में उद्देशिका में सेकुलर शब्द नहीं था। ये इमरजेंसी के टाइम पे जोड़ा गया, सेकुलर और सोशलिस्ट। सेकुलर शब्द था आर्टिकल 25 में और वहाँ सेकुलर का वो अर्थ बिल्कुल नहीं था जो सेकुलर का अर्थ प्रियम्बल में दिया जाता है, बिल्कुल उल्टा था। लेकिन जो सेकुलर शब्द का अर्थ लगाया जाता है वो सर्वधर्म संभाव लगाया जाता है हमारे यहाँ, कि सब धर्मों को राज्य एक दृष्टि से देखेगा। लेकिन अब हो ये रहा है कि सेकुलरिज्म के नाम पर भी राजनीति हो रही है, धर्म के नाम पर भी राजनीति हो रही है। पंथ निरपेक्ष हिंदी में उसको किया जाता है, या धर्म निरपेक्ष जो भी कहिए। तो धर्म को भी इस्तेमाल किया जा रहा है वोट बैंक बनाने के लिए और सेकुलरिज्म को भी इस्तेमाल किया जा रहा है उसी पर्पस के लिए। तो दोनों में से कम्युनलिज्म और सेकुलरिज्म मैं समझता हूँ दोनों में से किसी को भी आप चूज करिए, एक ही बात है। दोनों का दुरुपयोग हो रहा है। सेकुलर का मतलब ये नहीं है कि जो पार्टी अपने को सेकुलर कहती हैं वो बहुत दूध की धुली हैं। वो भी सेकुलरिज्म किसी वर्ग विशेष को खुश करने के लिए अपने को सेकुलर कहती हैं। यानी ऐसा कह सकते हैं हम कि मेजॉरिटी की एक अलग राजनीति हो रही है और माइनॉरिटी की एक अलग राजनीति हो रही है। माइनॉरिटिज्म को आप सेकुलरिज्म अगर कहें तो कोई ज्यादा अंतर नहीं होगा। तर हे होते धन्यवाद कश्यप सर. तर हे होते डॉक्टर सुभाष कश्यप सर, संविधानाचे विशेषज्ञ ते मानले जातात आणि सगळ्याच गोष्टींचा उहापोह डॉक्टर सुभाष कश्यप साहेबांनी आपल्या मुलाखतीच्या माध्यमातून केलेला आहे. अशाच पद्धतीचं मार्गदर्शन जर वेळोवेळी विधिमंडळ सदस्य आणि संसद सदस्यांना मिळालं तर विधिमंडळ सदस्यांकडून अशा पद्धतीचं सभागृहामध्ये गैरवर्तन होणार नाही ही अपेक्षा करण्यास काहीच हरकत नाही. व्हिडिओ जर्नलिस्ट उपेंद्र रावत सह मंगेश चिवटे, जय महाराष्ट्र, नवी दिल्ली. सर, आईएनबी संस्था है, उसके आप खुद प्रेसिडेंट है, किस तरह से काम शुरू है और किस तरह से शुभकामनाएं दूं? मेरे अध्यक्ष के नाते मेरी समस्त शुभकामनाएं तो आईएनबीए के साथ हैं ही। ये नया बार एसोसिएशन है और बहुत थोड़े समय में बहुत बड़ी संख्या में वकील लोग इसके सदस्य बने हैं। 5000 से ज़्यादा सक्रिय सदस्य इसके हैं मुझे बताया गया। तो बहुत बहुत बड़ा बार एसोसिएशन ये बनने जा रहा है और हमारे साथियों को उम्मीद है कि शीघ्र ही इसकी संस्था 20,000 25,000 के करीब हो जाएगी। और इसमें जो वकील लोग हैं, एक बहुत बड़ा अंतर दूसरे एसोसिएशन से ये है कि वो देश के विभिन्न भागों के से हैं और निचली अदालतों से लेकर और उच्चतम न्यायालय तक के एडवोकेट्स उसमें शामिल हैं। और इनका जो प्रोग्राम है उसमें बहुत सारे अच्छे समाज सेवा के कार्य होने की आशा है, जैसे लीगल एड
का बहुत बड़ा कार्यक्रम करने का प्रोग्राम है और बहुत सारी जो नई विधाएं हैं कानून के क्षेत्र में उन पर बहुत जोर दिया जा रहा है। विजुअल्स लेंगे वो चलो मैं बीच में दिखाएंगे हम। ये आप ही अभी एडिटर इस बार 12 साल से निकल रहा है, पहले प्रोजेक्ट इंडिया के नाम